देखो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इस चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज का टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम फोकस करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम इसको फोकस करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और कैसे उसको हम आगे ले जा सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इसमें आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, तीन चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पैसे से पैसा लगाना और पैसा बढ़ाना। जैसे ऑल डेवलप्ड कंट्री रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जितने विकसित देश हैं, चाहे यूरोप का हो, अमेरिका, जापान, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कंट्री हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आएगी, डेवलपिंग, तो इसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये आ जाएगा। और अंडर डेवलप्ड कंट्री की जब बात आएगी तो इसमें हमारे आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजर, जितने अति गरीब देश है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये पहले मैंने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे हम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं। अब इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा? तो इसमें पहला आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? पहला इंडिकेटर है HDI। HDI ये फर्स्ट इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर क्या है? सेकंड इंडिकेटर है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। ये MPI। थर्ड इंडिकेटर क्या है? थर्ड हमारा इंडिकेटर है WHR, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। थर्ड होगा WHR, ये थर्ड इंडिकेटर है। अब फोर्थ इंडिकेटर क्या है? चौथा है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, GII। पांचवा इंडिकेटर क्या है? फिफ्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI। पांचवा है GHI। GII और GH बारे में हमें समझना भी होगा और उसके डिटेल की बात भी हमें लिखनी होगी। तो ये इंडिकेटर डेवलपमेंट के लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सबसे पहले हम HDI इंडेक्स पर बात कर लेंगे। डेवलप कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। हम रिटन नोट्स भी इसमें आपको लिखवाते रहेंगे, लेकिन हम इसके पहले बात करते हैं। ये HDI इंडेक्स जो है UNDP की देखरेख में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की देखरेख में दो इंडेक्स डेवलप हुए थे। एक का नाम था UNDP की देखरेख में, इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे हम बात करते हैं इसके। UNDP की देखरेख में दो इंडिकेटर बने। एक का नाम था HDI और दूसरे का नाम था MPI। ये दो इंडिकेटर आए। ये कब आए? 1990 में। और इसको तैयार करने वाला कौन है? पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स महबूब हक। पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स महबूबुल हक, महबूब उल हक, इसको तैयार किया पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स महबूब हक ने, ठीक है। अमर सेन जी, उनका भी इसमें रोल था। सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स है। तो दो इंडेक्स तैयार हुए, HDI और MPI। पता है कि SBI इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि पहले हम ये सोचते थे जो परसेंट रिस्क होता है वही ग्रेड होता है, लेकिन SBI इंडेक्स ने ये डायरेक्शन दिया कि ग्रेड वही है जिसमें की एजुकेशन भी हो, जहाँ जिसका हेल्थ भी अच्छा हो और जिसके पास पैसा हो। अगर आप कि हम ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते, जो SBI जो इंडेक्स है वो ये कहता है, SBI इंडेक्स क्या कहता है कि 3 in 1 होना चाहिए। 3 in 1 में क्या होगा? LR प्लस BCI प्लस हेल्थ, ये तीनों का होना जरूरी है। तो गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, गुड मनी, ये है तो आप ग्रेट, चाहे आप इंडियन सोसाइटी में रहते हो, वर्ल्ड सोसाइटी में, या किसी कंट्री में रहते हो।
तो एसडीआई इंडेक्स आज डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर हो गया। नॉर्वे फर्स्ट, इंडिया में केरला नंबर 1 पर, बाकी हमारे स्टेट अभी इस इंडिकेटर के हिसाब से बहुत पीछे हैं। तो एक पर्सन ही आप क्या तलाश सकते हैं? एक पर्सन केवल पैसे वाला हो, सब्जी वाला हो, कैसे डेवलप करेंगे आप इसके साथ? तो हर व्यक्ति का जो ब्रेन का लेवल होता है वो काय सलमान वो पहले कहता है, ब्रेन आपका क्या है ये उससे तय होगा कि आप प्रोफेशनली आप क्या कर रहे हो, इससे आपके ब्रेन का लेवल तय होता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसी से तय होती है। तो आपके तीनों चीज़ों होनी चाहिए, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप पुअर हैं। चाहे आप एजुकेशन में पुअर हैं, या पैसे में पुअर हैं, या आप क्या नाम है हेल्थ में पुअर हैं। तो पुअर की जो डेफिनेशन है वो मॉडर्न टाइम में अब चेंज हो चुकी है। ट्रेडिशनल टाइम में पुअर वो है जिसके पास पैसा नहीं है, बट मॉडर्न टाइम में पुअर वो भी है जिसके पास पैसा है बट हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो भी पुअर है। तो ये भी पुअर की कैटेगरी में आ गया एसडीआई इंडेक्स जब से आया। ठीक है, लेकिन इसको अमेरिकन जो इकोनॉमिक्स हैं एसडीआई इंडेक्स को मानते नहीं है। वो कहते हैं ये एशियन द्वारा बनाया गया है तो ये अच्छा नहीं है। उन्होंने नया एक इंडेक्स तैयार कर दिया, पी क्यू एल आई लेकर आ गए। इसमें उन्होंने मनी को हटा दिया, बाकी इंडेक्स का जो है वो सारा वही लिया। पीक्यूएलआई में क्या किया, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड कर दिया पर कैपिटा इनकम की तरह। तो पीक्यूएलआई का जो इंडेक्स है ये अमेरिकन और यूरोपीय देश मानते हैं, और एसडीआई इंडेक्स को सारे एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्री एसडीआई इंडेक्स को मेजरमेंट इंडेक्स मानते हैं। तो एक दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसमें हम कुछ बताते हैं आपको। जैसे मैंने बताया कि इसके 3 इंडिकेटर हैं, तो 3 इंडिकेटर आपको पता चल गया कि कौन कौन सा 3 इंडिकेटर है। एलआर है, पर कैपिटा इनकम है, और एलई। एलई का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस पर हमने एलआर पे बात किया कि लिटरेसी रेट आज मैक्सिमम जितने भी कंट्री हैं डेवलप वो 90 प्लस पे पहुंच चुके हैं। भारत अभी 80 के आसपास है, 74 2011, तो 80 मान लेते हैं अप्रॉक्स इतने टाइम बीतने के बाद। तो एजुकेशन जिस दिन हमारा 90 प्लस हो जाएगा, डेवलपमेंट हमारा जिस दिन उससे ऊपर हो जाएगा, हमें ये देखना होगा। तो एलआर जो है, एलआर ये बताता है, देखिए किसी भी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कहते हैं यूरोपीय देश एजुकेशन। हमारे देश में लोग क्या मानते हैं डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा। कुछ देश के लोग ऐसा मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी हेल्थ। अब इन तीनों में हम आपसे पूछते हैं इनमें क्या जरूरी है सबसे। अगर आप मुझसे पूछो इसमें सबसे अधिक क्या जरूरी है, तो मैं कहूँगा हेल्थ, और दूसरे नंबर पे मैं क्या रखूँगा? एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा मनी। लेकिन एक आदमी जो बहुत ही रेशनल नहीं है वो सबसे पहले क्या बोलेगा? सिस्टम चेंज कर देगा, और इसके बाद कहेगा एजुकेशन। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है लाइफ में हेल्थ। पहले आप अपने को फिट रखिए और फिर एजुकेशन लीजिए, और उसके बाद पैसा सबसे लास्ट में आता है। अगर पैसा सब कुछ होता तो अडानी अंबानी बहुत गरीब थे, यहाँ कैसे पहुंच जाते? पैसा ही अगर डेवलपमेंट का आधार है तो वो तो पूंजीपति के बेटे नहीं थे। जनरल मोटर्स वाला एक किसान का बेटा है, जनरल मोटर्स 40 देशों में कंपनी रन कर रही है। तो जरूरी क्या है डेवलप के लिए? ज्ञान, और ज्ञान तब यूज होगा जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये इंडिकेटर का जो क्रम है वो चेंज होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? एजुकेशन, और तीसरे पर क्या आएगा? मनी। अब आती है बात यहाँ पे कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हेल्थ अच्छी कैसे होगी? बिना पैसे के तो नहीं हो सकती हेल्थ। हेल्थ के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं तो विदाउट मनी तो हो नहीं सकता। तो ये बात भी सही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं, बट पैसा के बिना भी कुछ नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं, बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अमीर परिवार में पैदा हों तभी डेवलप करेंगे, बिल्कुल ये गलत बात। अगर हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल में हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल तो वहाँ फुलफिल हो ही रहा है। अब अगर हम पैसे का रोना रोक के डेवलप ना कर पाएँ तो ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है, ना कि पैसा नहीं है इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास एजुकेशन ना हो या हम उसमें स्किल डेवलपमेंट ना कर पाएँ। इसीलिए कहा है बिल गेट्स ने कि जब हम पैदा हों भले ही गरीब रहें, लेकिन जब हम मरें तो गरीब नहीं होना चाहिए। ये मेरी गलती है कि हम गरीब होकर मर रहे हैं। पैदा गरीब हो सकते हैं लेकिन मरते समय गरीब होना अपनी गलती मानते हो। ऐसे ही उन्होंने एक रिपोर्टर को मौका दिया कि लो चेक भर लो जो मनाए हुए अमाउंट। रिपोर्टर ने पूछा आप कैसे अमीर बने?
उन्होंने कहा देखो मैं कैसे बना, इसमें भर लो जितना अमाउंट भरना है। वो सोचता रहे तो मजाक कर रहे हैं। कल ठीक है, ऐसे अवसर चला गया तुम्हारा अमीर बनने का, मैंने सारे अवसर को यूज किया इसलिए आज मैं अमीर हूँ। तो ये बिल गेट्स ने कहा। वारेन बफेट कहता है बड़ा और छोटा कोई नहीं होता, जिसका ब्रेन बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा एसडीआई इंडेक्स। अब इसमें कुछ हमें बताने की जरूरत है नहीं, ये आप जान गए होंगे। अब हम आते हैं मल्टी पावर्टी इंडेक्स पे। अब इसमें हमने 2-3 स्टेट बताए, वो भी आप नोट करिए। एसडीआई में इंडिया में केरल, वर्ल्ड में नॉर्वे नंबर 1 पर है एसडीआई इंडेक्स में, और भारत की रैंक 130 के आसपास होती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में हम कहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल मनी को फोकस करते हैं, हमें सब पे फोकस करना होगा, तब हम एसडीआई इंडेक्स में टॉप 100 के अंदर आ पाएंगे। और अगर हम केवल पैसे को ही सब कुछ मानेंगे तो इस इंडेक्स में अभी हम बहुत पीछे रहेंगे। तो ये आ गया। अब आता है एमपीआई, मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स। इसमें क्या क्या लेते हैं? इसमें लेते हैं एलआर, इसमें लेते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड इसका पार्ट होता है, और एक और होगा इसमें एलई। तो एमपीआई बेस पर, एसडीआई पर मैंने बात कर ली, अब एमपीआई पे करते हैं और इसको हटाते हैं यहां से। अब हम आते हैं एमपीआई पे। एमपीआई एमपीआई पे मैंने 3 इंडिकेटर आपको बताए। एमपीआई इक्वल टू एलआर प्लस हो गया लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड प्लस हो जाता है एलई। ये इसका 3 पार्ट है एमपीआई का, मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स का। एलआर हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, एलई हो गया। इन तीनों को मिला के हम मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स तैयार करते हैं। अब इसमें अगर इस आधार पे 2014 की रिपोर्ट पढ़ी जाए एमपीआई इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया में 55% पावर्टी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इंडिया में गरीबी कितनी है? 55। दिल्ली में कितनी है? 14% पावर्टी इन दिल्ली, एमपीआई रिपोर्ट कहती है 2014 की। और इसके बाद 81% बिहार में गरीब हैं लोग, ये कहता है एमपीआई इंडेक्स। बिहार में कितने? 81%। तो इसका मतलब इंडिया का कोई आदमी, 55 का मतलब क्या है? इंडिया का कोई आदमी अमीर है ही नहीं जब 55% है, आधे से अधिक पॉपुलेशन। तो हर घर में गरीबी है, कहीं पैसा है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है तो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो इंडिया का तो कोई फैमिली अमीर मिलेगा ही नहीं इस इंडेक्स से, ना एसडीआई इंडेक्स से और ना ही एमपीआई इंडेक्स से। तो ऑल इंडियन को इस एरिया में वर्क करना चाहिए कि अगर जो वर्ल्ड मेजरमेंट डेप्थ है डेवलपमेंट का, अगर उस पर हम वर्क नहीं करेंगे तो हम काफ़ी पीछे रहेंगे। तो यहाँ पर हमने दिल्ली ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया इसको, क्या नाम है, पावर्टी। पावर्टी के लिए ये 55% इंडिया की है, इंडिया में 55, दिल्ली में 14% पावर्टी और 81% बिहार में है पावर्टी। ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि पावर्टी का लेवल क्या है और किस जगह पर कितनी पावर्टी है। ठीक है। तो ये इससे हमें ये बात पता चल गई, इंडिकेटर ऑफ 3 इंडिकेटर ऑफ पावर्टी। इसके बाद अगला जो है मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स के बाद हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं अगले इंडेक्स पे। अगले इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR रिपोर्ट। थर्ड है हमारा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, WHR रिपोर्ट। इस पर हम बात कर लेते हैं WHR रिपोर्ट पे। WHR रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में आप सुनिए कि क्या है और इसमें क्या क्या शामिल करते हैं। तो WHR रिपोर्ट में 6 वेरिएबल होते हैं और 149 कंट्रीज में इसका मेजरमेंट हुआ। और ये शुरू कब हुआ है? सबसे पहले भूटान पहला देश था इसको शुरू करने वाला, भूटान। मेंबर कितने हैं? 149 कंट्री, ये मेंबर है 149 कंट्री, भूटान पहला देश है। ठीक है। और 1972 में इंडेक्स शुरू हुआ है, 1972 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं ये देखना होता है कि सबसे अधिक खुश कौन सा देश है या सबसे अधिक खुश कौन सा पर्सन है। पैसा है बट खुश नहीं है, उसके पीछे रीजंस है, अदर प्रॉब्लम लाइफ में है। तो प्रॉब्लम तो कभी नहीं जाने वाली, खुश हम कैसे रह सकते हैं? अपने ब्रेन को बड़ा कर लें तो प्रॉब्लम छोटी लगेगी, और ब्रेन को छोटा रखेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी। और विदाउट प्रॉब्लम नो ह्यूमन लाइफ, केवल एनिमल लाइफ है ऐसी जहाँ कोई समस्या नहीं है। और आदमी जितना रेशनल है उतनी ही ज़्यादा समस्या में है। आप कम बुद्धिमान है कम प्रॉब्लम, ज़्यादा बुद्धिमान है ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ब्रेन जो है वो आपको प्रॉब्लम में
लाता है, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। तो रेशनल पर्सन हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना समझते हैं कि मेरा योगदान सॉल्व करने में है, और इरेशनल हमेशा प्रॉब्लम बढ़ाने में अपना दिमाग लगाते हैं। तो जो जितना जिस लेवल पे है वही प्रॉब्लम में है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कहीं पे भी, हर पर्सन की लाइफ में रोज प्रॉब्लम है। विदाउट प्रॉब्लम नॉट ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे आती है बात कि अब हम 6 वेरिएबल की बात कर लेते हैं। पहला वेरिएबल इसमें होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, प्रोडक्ट पर कैपिटा, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा आ जाएगा। दूसरा आएगा, ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पर मेजर होगा, जिसमें इंडिया नंबर 3 पे, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इस पे करेंगे तो इंडिया की वर्ल्ड में रैंक 3rd है। पहले पे इसमें आएगा अमेरिका, अमेरिका की नंबर 1 रैंक है। दूसरा इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चाइना दूसरे पर है, इंडिया नंबर 3 पे, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट वेरिएबल है। दूसरा किससे मापते हैं इसको? सोशल सपोर्ट से, कि आपकी लाइफ में सोशल सपोर्ट है या नहीं है। सोशल सपोर्ट दूसरा इंडिकेटर है, सोशल सपोर्ट। तीसरा इंडिकेटर क्या है? 3rd है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ है इसका सपोर्ट। फिर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। चौथा है फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ये हो जाएगा नेक्स्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। फिर आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी ये आ जाएगा, SITI, ठीक है, जेनरोसिटी। इसके बाद आएगा परसेप्शन ऑफ करप्शन। 6 नंबर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये है हमारा 6 इंडिकेटर। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें हम 6 इंडिकेटर पर काम करते हैं, और ये 6 इंडिकेटर आपके सामने, आपके सामने 6 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बेस पर लिया जाएगा। इसमें अमेरिका नंबर 1 पर, चाइना नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 3 पे। सोशल सपोर्ट अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो भी आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा, सबकी तारीफ हो। ठीक है, तो सोशल इंडिकेटर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। कोई भी व्यक्ति हेल्थी अगर पैदा हुआ है तो पूरी लाइफ हेल्थ अच्छी रहती है, और अगर पहले से ही रोग लेके पैदा हुआ है तो पूरी लाइफ रोगों से घिरा रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ रहने के लिए जरूरी है कि आप एक हेल्दी जीवन जी रहे हो, हेल्थ अच्छी हो आपकी, ठीक है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर भी एक इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। इसके बाद आप आएंगे फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। इस पर हम फीमेल्स को लेते हैं। एक महिला कब खुश रहती है सबसे अधिक? उसके लिए बस एक ही चीज है खुश रहने का, वो है कि जब उसे शॉपिंग करने दी जाए। लेकिन मैक्सिमम मेल कहते हैं कि महिला की खुशी सेक्सुअल फ्रीडम में। नो, जितना हमारा फेमिनिज्म आया, जब फेमिनिज्म मूवमेंट हुआ, वो कभी महिलाओं ने सेक्सुअल फ्रीडम नहीं मांगा कि हमें सेक्स में आज़ादी दे दो, कोई बैन मत लगाओ। वहाँ पर सब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात किया सबने, कि हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाओ, ये हमारे फ्रीडम की जिम्मेदारी होगी। तो एक महिला खुद तब रहती है जब मैक्सिमम से शॉपिंग करने दिया जाए, मैक्सिमम से खरीदारी करने दिया जाए, तो महिला खुश रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मेन होती हैं। इसके बाद आता है हमारा 5वां, जनरसिटीज की जो समस्या है, कि अक्सर होता है कि कुछ लोग जिस जिस एरिया में रहते हैं, जिस जीन से होते हैं, वो हमेशा उस खानदान की बात होती है, वहाँ पर वो
कहे जाते हैं फला खानदान से, इससे भी आदमी थोड़ा हैप्पी रहता है कि आप बड़े खानदान से हो, राजा महाराजे के ग्रुप से हो। तो यहाँ पे भी एक खुशी उसको रहती है कि हम एक अच्छे खानदान में पैदा हुए। परसेप्शन ऑफ करप्शन, अगर किसी कंट्री में करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाए तो भी ये हैप्पीनेस इंडेक्स में सहयोग करता है। तो 6 वेरिएबल्स ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भूटान से ये शुरुआत हुई 1976 में, और हैप्पीनेस वाज द फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ थिंग ऑफ भूटान, वहाँ पे शुरुआत कराई। पूरे वर्ल्ड में इस पर भी कि लोग खुश कहाँ रहते हैं। 2 खुशी वाले शहर तलाशे गए, हैदराबाद इज द नंबर 1, चंडीगढ़ नंबर 2। बाकी अदर शहरों में इतनी खुशी नहीं है। दिल्ली के लोग तो ज़्यादा टेंशन में मिले, बॉम्बे के लोगों को ज़्यादा टेंशन मिली। यहाँ पे इनकम है बट सरप्लस नहीं है, खर्चे हैं, पोल्यूशन है टॉप लेवल पे, जिससे इनका बीपी हमेशा हाई रहता है। तो अलग अलग एरिया का अलग अलग परसेप्शंस का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन एरिया में कितना डेवलपमेंट्स करेगा, कौन किस तरह से रहेगा। तो इसी पर इसका सारा बेस आता है और इसी पर ये डिपेंड करता है। अब आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिस पे हम काम करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये आ गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस पे हम देखिए क्या करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब आता है कि दुनिया में हंगर का मतलब है सबसे अधिक भूखे लोग किस देश में रहते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाली फूड नहीं मिलती। कई बार मैंने इस पर भी बात किया है कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जिसका बॉडी वेट बढ़ जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जितनी नीड ऑफ रिक्वायरमेंट है उतना भी उन्हें नहीं मिलता, जिससे वो अंडर वेट हो जाते हैं या माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, या हाफ जिंदगी जी पाते हैं, 50 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट जो है उतना लिया नहीं, तो हेल्दी फूड मिला नहीं, तो हेल्थ अच्छी रही नहीं, और वो जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हंगर इंडेक्स में अभी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं 2021, और ये हंगर इंडेक्स फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ 2006 में। फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया 2006 में, और अभी हंगर इंडेक्स 2021 आ चुका है, मार्केट में पब्लिश हो चुका है। तो उस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें किस किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 इंडिकेटर ऑफ हंगर इंडेक्स, इसके 4 इंडिकेटर हैं, 4 इंडिकेटर ऑफ हंगर इंडेक्स। तो हमारा पहला इंडिकेटर क्या है हंगर इंडेक्स का? पहला है अंडर नॉरिशमेंट, अंडर नॉरिश, अंडर नॉरिशमेंट, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर इसका क्या होगा हंगर इंडेक्स का? चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड वास्टिंग, ये होगा दूसरा। थर्ड इंडिकेटर्स क्या होगा इसका? थर्ड है चाइल्ड स्टंगिंग, थर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड स्टंगिंग, STUNTING, ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्थ क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी, फोर्थ इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये आ जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 इंडिकेटर इसके हो गए। अब एक एक पे बात कर लेते हैं। शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, जिसको जितनी कैलोरी चाहिए अगर उतनी कैलोरी उसको नहीं, तो बट नेचुरल है, वो हंगर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहला इंडिकेटर ये कहता है कि अगर आपको जितनी कैलोरी चाहिए उतना अगर फूड में नहीं है, जैसे जो हमारा पॉवर्टी मेजरमेंट था लकड़वाला कमेटी द्वारा जारी किया गया था, उसमें था 2400 कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए, 2400, और ये चाहिए किसके लिए? रूरल एरिया के लिए। 21 कितनी चाहिए? शहर एरिया के लिए। अगर इतना हमको नहीं मिलता तो हम गरीब की कैटेगरी में आ जाएंगे, कैलोरीज नहीं मिलता। दूसरा आता है इंडिकेटर वास्टिंग अंडर द एज ऑफ लो वेट, डियर द हाइट, अगर बच्चा वेट में कम, हाइट में कम, तो भी हंगर इंडेक्स की कैटेगरी में आएगा। फिर आता है चाइल्ड स्टार्टिंग शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 लो वेट एंड दियर एज, अगर 5 साल का कोई बच्चा है और वो अंडर वेट है और हाइट उसकी कम है,
तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा, जैसे हंगर कैटेगरी की। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अगर बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत से बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, तो ये भी हंगर इंडेक्स का पार्ट होगा। तो इसको जो इसमें पॉइंट देते हैं हंगर इंडेक्स में, ये 100 के पॉइंट पर इसको मेजर किया जाता है। तो हंगर इंडेक्स इनका डेवलपमेंट का मेजर इंडेक्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट का हंगर इंडेक्स एक मेजर इंडेक्स। अब आता है नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंडेक्स पे बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पे हम काम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आता है कि ये टू टर्म है और इनको अलग अलग हम इसको डिफाइन करें तो अच्छा होगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट्स क्या है, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। पॉपुलेशन बिकेम्स ह्यूमन कैपिटल, जितनी जनसंख्या है हमारी, ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन इसमें स्किल कैपिटल कितनी है, नॉन स्किल हैं, कितने इसमें इंजीनियर हैं, कितने इसमें अदर वर्क पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जितने इसमें ये सब हो जाएगा स्किल्स के आधार पे कि हमारे देश में कितना लेबर क्लास का है, कितना स्किल है, कितना डॉक्टर है, कितना इंजीनियर है, प्रोफेसर्स कौन है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर आता है कि कैपिटल कंसीडर टू हेल्थ, एजुकेशन, लेबर प्रोडक्टिविटी। अब ये कैपिटल किस तरीके की प्रोडक्टिविटी करता है, लेबर प्रोडक्टिविटी है या अदर प्रोडक्टिविटी क्या है। इन फैक्टर स्किल प्रोडक्टिविटी, नॉलेज पाता है, नॉलेज इन स्किल्स को, द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पीपल इज सोर्स ऑफ रेफरिंग कंट्री, वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ दियर एग्जिस्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर। तो हम इस पर भी विशेष तौर से वर्क करेंगे। एग्जिस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलपमेंट बाय बिकमिंग मोर। हम अलग अलग एरिया में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये भी हमारा पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ही है। अब आता है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कंसीडर एज वन द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देयर सेवरल सोर्स, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन इन द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल के। अब आता है डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, उस पर हम बात कर लें। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इसमें आएगा कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंसेस है। फिजिकल कैपिटल जो है टेंजेबल है और ह्यूमन कैपिटल क्या है, इनटेंजेबल है, ये अंतर है। दूसरा क्या है, द फिजिकल कैपिटल इन सेपरेबल फॉर्म इन ओनर्स, ये ओनर्स को सपोर्ट करता है और ये नहीं करता। दूसरा आता है ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिंग नेशनलिटी एंड कल्चर। ये नेशनलिटी एंड कल्चर को लेकर के बेस है ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल का रिलेशन किससे है, किस इकोनॉमिक ग्रोथ से, कैसे है, तो इस पर ही हम बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर मनी नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा, आप स्किल ट्रेनिंग कैसे देंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी एक मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है कि ह्यूमन कैपिटल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन कैपिटल बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉसिबल है ही नहीं। अब आता है नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया, एजुकेशन एंड अदर स्टेटस। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आइडिया है, एजुकेशन है और हेल्थ है। इंटीग्रल ह्यूमन बीइंग है, ओनली द एबिलिटी, वेल्थ एंड अदर रिलेटिंग एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये सब एक ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट है। अब हम सुनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ में पहले भी बताया था जब डेवलप्ड कंट्री की बात की थी कि उस सब में जहां पर हम पैसा लगा के पैसे को आगे बढ़ाते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम पैसा लगाते हैं, पैसे को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन क्या क्राइटेरियाज होते हैं
इसको भी हम देख लेते हैं। इट इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी। अगर गुड्स, प्रोडक्शन गुड्स की, सर्विसेज इकोनॉमी में ये दोनों साथ साथ बढ़ रही है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, इट इज ए क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट, इट मीन्स एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। और अगर किसी काम से नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट इंक्रीज करता है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन कैपिटल, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल। और अगर कैपिटल, फोर्स, टेक्नोलॉजी ये सारा इंक्रीज करे तो भी एक ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हो रहा है। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड। जब भी हम कुछ मेजर करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा मार्केट में है, तो उसको हम एक नाम देंगे प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड, वो वैल्यू एडेड का ही पार्ट होगा। विदाउट वैल्यू एडेड नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है बिना प्रोडक्शंस के। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट क्या है, और कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर आता है द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलप टू अचीव नीड प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन ऑफ नीड। हर चीज को हम मेजर करेंगे, कौन चीज कैसे डेवलप करेगी और फ्यूचर में वो कैसे काम करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर वेल बीइंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको फोकस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट्स को, ये सारा पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होता है। इसके बाद क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल कलेक्शंस ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स, मोर देन सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। जितना भी डेवलपमेंट है वो सब इसी का पार्ट है, और ये पार्ट ऑफ फ्यूचर एकेडमिक इस सबसे रिलेशन है। द सेटअप ऑफ 2015 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंसेंटेड टू अचीव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर चर्चा वहां पे हो चुकी है, और इसने एक 17 गोल्स बताए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब वो कौन कौन से गोल हैं यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट गोल है हमारा इन द पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म ऑफ एवरीवेयर, यानी पूरा गरीबी जो है जड़ से खत्म हो जाए, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स किया है। अगर पॉवर्टी है तो नहीं होगा। इन द हंगर, कोई भी भूखा ना रहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या है, इन हंगर, भूखा नहीं होना चाहिए किसी का। तीसरे नंबर पे आएगा इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग ऑल एज, सबकी लाइफ एक्सपेंसी बढ़ रही हो, सबकी एज बढ़ रही हो, हेल्दी जीवन लोग जी रहे हो। इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल इक्वलिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अगर लाइफ में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी पैदा हो रही है। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड सस्टेनेबल टेरिटोरियल इकोलॉजी, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, डेग्रेडेशन, हाल्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जितना भी डेवलपमेंट्स का पार्ट है, इंडिकेटर है, सब तो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो इससे अलग हो। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेशन ऑफ रियलिस्टिक ग्लोबल पार्टनरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका भी पार्ट है। फिर आता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्रीज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिया और उसके अलग पड़ोसी देशों से तुलना करें तो इसमें भी बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना डेवलपमेंट सेम डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, ये तीनों देश सेम डेवलपमेंट पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं, सेम डेवलपमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं ये तीनों देश। दूसरा आता है कि इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1950 एंड 56, पाकिस्तान इन 56 एंड चाइना इन 53। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी जो बनाया इन तीनों देशों ने, तो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से मिला जुला। भारत ने पहले, इसके बाद चीन में, और इसके बाद पाकिस्तान में बना। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करके भी ये प्लान बनाया गया था। दूसरा, इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लैंड इन चाइना वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी पॉलिसी सारी बनाई गई है। इन 1958 चाइना स्टार्टेड ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम which aim in इंडस्ट्रियलाइजेशन एट लार्ज स्केल। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लार्ज स्केल पर हुआ, और उसके डेवलपमेंट्स के बेस क्या हों, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया। इसके बाद आता है इन रूरल एरिया स्टार्टेड अंडर द इकोसिस्टम प्रैक्टिस द फार्मिंग 1996, माओ जेदांग कल्चर रिवॉल्यूशन इन चाइना। माओ जेदांग फेमस कहाँ थे, चीन के लिए। माओ जेदांग वहाँ कल्चर लव, इसकी बात किया माओ जेदांग ने।
In 1970-1980, Pakistan changed its policy, did not give emphasis nationalism in 1970. तो नेशनलिज्म की बात कब की? पाकिस्तान ने 1970 में की नेशनलिज्म की बात। और इसके बाद ओनली इंडस्ट्रीज ऑफ कैपिटल प्रोडक्ट नेशनलाइज। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट केवल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, नेशनल लेवल पे गीत संगीत, नेशनल फिगर्स, जिसका भी इस पे मेन रोल है। एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर, लेकिन पॉवर्टी लेस कंट्री जो है सोशलिस्ट नहीं हो सकती, पॉवर्टी लेस कंट्री जो है कम्युनिस्ट नहीं हो सकती। तो प्रेजेंट टाइम में हम किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं? हम एक सोशलिस्ट कंट्री का प्रमोशन कर रहे हैं, और उस सोशलिस्ट कंट्री से ही हम डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोशलिस्ट कंट्री का मेन indicators is not less poverty but capitalist country is the zero poverty। इसीलिए यूरोप वाले देश को हम फॉलो कर रहे हैं, हम सोशलिस्ट हैं तो यूरोपीय देशों का नकल मार के उस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यही हमारा एक मेन इंडिकेटर है आगे बढ़ने का। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, कल हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो कल का जो 3 लेक्चर इसके इकोनॉमी के थे वो आज ये कंप्लीट हुए, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इंडिकेटर पर मैंने आज डिस्कस किया। ओके।